हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को फेमस एजुकेशन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। हम लेकर आए हैं रेलवे ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर पेपर, यानी जो पिछले ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ था 24/8/2022 को, उसमें जो मैथ्स के प्रश्न आए थे वो आज हम हल करेंगे और देखेंगे किस लेवल के प्रश्न पूछे गए थे। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जो आने वाले ग्रुप डी एग्ज़ाम में अधिकतर पिछले वाले पेपर से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चैनल पे जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे वीडियो आपको रोज़ मिलते रहेंगे और वीडियो लाएंगे तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलो शुरुआत करते हैं पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न में कहा गया है कि जब किसी टीवी का विक्रय मूल्य 18,700 रुपया होता है तो दुकानदार को 15% की हानि होती है और 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस टीवी का विक्रय मूल्य कितना रखना चाहिए। ठीक है, तो देखो सबसे पहले विक्रय मूल्य हमें दे रखा है 8,700 रुपया, तो 15% की हानि हो जाती है। तो मतलब अगर टोटल 100% है, ठीक है, टोटल 100% है, 100% में अगर 15% हानि हो रही है, अगर 15% हानि हो रही है, ठीक है, 15% अगर हानि हो रही है तो कितना परसेंट पे वो बेच रही है। ठीक है, 15% अगर हानि हो रही है, अगर 15% हानि हो रही है, ठीक है, तो उसको बेच कितने रे में, अगर 100 में अगर हम 15 घटा कर देंगे, ठीक है, मान लेते हैं 100 में अगर 15 घटा कर देते हैं तो कितना बचेगा, 85, तो 85 में वो बेच रहा है। अगर 15% की हानि हो रही है, मान लो 15% की हानि हो रही है, ठीक है, तो 100% टोटल अगर 15% हानि हो रही है तो कितना में वो दे रहा है, 85 में दे रहा है। तो 85 में जब दे रहा है तो यहाँ पर प्रश्न में कहा गया 18,700 रुपये में बेच रहा है, तो ये 85 किसके बराबर हो जाएगा, ये 85 18,700 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, 18,700 के बराबर। लेकिन 15% में कहा गया है कि 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस टीवी का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। 15% लाभ यानी 100 का 15% 15 रुपया होता है, तो 100 में ऐड कर देंगे, यानी 100 और प्लस 15 यानी 115। तो हमें 115 का वैल्यू निकालना है बराबर x। देखो आपस में अगर कट रहा है तो काट देते हैं, जैसे कि तो यहाँ पर 17 से काटेंगे, 17 पाँचे 85, ठीक है, 17 पाँचे 85 कट गया ये पूरा। यहाँ 5 से कटेगा, 5 एक के 5, 5 एक के 5 नहीं, 5 तिया 15, ठीक है, 5 तिया 15 कटेगा, 5 तिया 15 से। तो इसको हम x बराबर लिख ही लेते हैं, ठीक है, x बराबर अगर लिख लेते हैं यहाँ पर 18,700 इंटू 115, ठीक है, थोड़ा डिटेल में लिख लेते ताकि समझ में आएगा। नीचे 85 आ जाएगा। अब देखो यहाँ से कटेगा 17 पाँचे 85, 5 से काट रहे हैं, और 23 पाँचे 115, 5 तिया 15 का 5 आदमी 5 से 11 कट गया। अभी देखो ये 17 से कटेगा 18,700, 17 एक के 17, एक बचा, फिर 17 एक के 17 यानी 11 से कट गया। ठीक है, ऊपर में क्या बचा, 1100 इंटू 23, ठीक है, 1100 इंटू 23, 1100 इंटू 23 को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे 1100, ठीक है, 1100 इंटू 30 को हम 1100 इंटू 23 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा फाइनली आंसर आ जाएगा 25,300, ठीक है, 25,300 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन 2 में दिया गया है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न में कहा गया है कि ए एक निश्चित कार्य को 32 दिन में पूरा कर सकता है, बी ए से 60% अधिक कार्य कुशल है, बी अकेला उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। देखो सबसे पहले बी, यहाँ पर ए लिख लेते हैं, ए और ये बी, तो 60% अधिक है। तो देखो 60% जब हम किसी का 60% निकालते हैं तो देखो मान लो ये 60 है,
इसका 60% निकालेंगे, प्रतिशत के नीचे क्या आएगा, 100 आएगा। 1 0 गया, 3 दूनी 6, ठीक है, 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, यानी 3/5 आया, 3/5। तो बोला है कि बी जो है ए से 60% अधिक है, ए से, यानी बी का मान कितना होगा, ए से 5% अधिक है, तो ए का जो मान होगा 5 होगा, ठीक है, मान लेते ए का 5 हुआ, ए का 5। तो बोला है कि इससे 60% अधिक है, ठीक है, बी जो है ए से 60% अधिक है। तो मान लीजिए ए का 5 है, तो बी का कितना होगा, 3 अधिक होगा, ठीक है, 3 अधिक होगा, यानी ऊपर में जो दिया गया है ये 3 अधिक होगा, यानी 5 और 3 8 हो जाएगा, ठीक है। तो बोला गया है कि बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। ए एक निश्चित कार्य को कितना दिन में करता है, 32 दिन में करता है, यानी ए जो है 32 दिन में करता है, ठीक है। अगर हम कार्यक्षमता को और जब टोटल कार्य को हम गुना कर देंगे तो मेरा ए के टोटल कार्य को और कार्यक्षमता को हम गुना कर देंगे तो मेरा टोटल कार्य निकल जाएगा, ठीक है। जैसे कि ए का कार्य क्षमता कितनी है, 5 है, और ए का कार्य कितना है, 32। अगर 5 को, ठीक है, 5 × 32 हम करते हैं तो टोटल कार्य कितना होगा, टोटल कार्य हो जाएगा 5 दूनी 10 का 0, हाथ में 1, 5 तिया 15 और 1 16, ठीक है, 16 हो जाएगा, 160। अब बोल रहा है कि बी अकेला उस कार्य को कितना दिन में करेगा, मेरा कार्य टोटल 160 निकल चुका है, तो बी अकेला उस कार्य को कितना दिन में करेगा, तो बी की कार्य क्षमता कितना है, 8 है, तो हम 8 से भाग कर देंगे। जैसे ही 8 से भाग कर देंगे तो कितना होगा, मान लो 8 से भाग कर देते हैं 160 को 8 से भाग कर देंगे, क्योंकि बी का कार्य क्षमता 8 है, तो 8 दूनी 16, ठीक है, 8 दूनी 16 यानी 20, टोटल 20 होगा, 20 दिन, यानी ऑप्शन 4 में दिया गया है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न में कहा गया है कि दो संख्याओं का लघुत्तम सामर्थक यानी एलसीएम 84 है। यदि संख्या का अनुपात 2:3 है तो संख्याओं का योग ज्ञात करें। मान ले संख्या कितना है, संख्या 2 और 3 है, ठीक है, 2 और 3, तो 2 लिख लेते हैं और 3, ठीक है, 2 और 3 है, तो इन संख्याओं का योग इन संख्याओं का योग ज्ञात करने कहा गया है। तो देखो, दो संख्या का लघुत्तम सामर्थ्य कितना है, 84, लेकिन दोनों संख्या का एलसीएम करेंगे तो कितना होगा, 3 दूनी 6 होगा, तो 6 है एलसीएम इन दोनों संख्या का, ठीक है, एलसीएम कितना है, एलसीएम है 6, जबकि प्रश्न में एलसीएम कितना दिया गया है, 84, तो ये 6 किसके बराबर, 84 के बराबर, ठीक है। तो संख्या का योग ज्ञात करने में कहा गया है, तो संख्या क्या है, 2 और 3, 2 और 3 को हम जोड़ेंगे तो कितना होगा, 3 और 2 5 हो जाएगा, ठीक है, 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5 होगा, तो 5 का वैल्यू हमें निकालना है, ठीक है। देखो 6 से कटेगा 84, 6 के 6, 8 में 6 से 2, 6 4 24, यानी 14 से कट जाता है, ठीक है, ये पूरी 14 से कट रहा है, तो x का मान क्या आएगा, 14 × 5 गुना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीपल है, ठीक है, 14 × 5 गुना होकर कितना आएगा, 70 बराबर 70 आएगा, तो ये आंसर होगा, ठीक है, तो जो ऑप्शन 2 में दिया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निकटतम लगभग मान को दर्शाता है जो निम्नलिखित समीकरण का प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा, ठीक है। तो देखो पहला में क्या है, 68.27, ठीक है, यानी 68.2 हम मानेंगे, 68 पॉइंट के बाद कितनी संख्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो उसको हम 68 ही लिखेंगे, ठीक है, उसको हम 68 ही लिखेंगे, माइनस उसके बाद 140.1 है, तो इसको 140 ही लिखेंगे, ठीक है। अगर पॉइंट के बाद 5 आता है, कोई भी संख्या 5, तो उसे अप्रॉक्स में हम अगला संख्या मान लेते, जैसे 9.9 है, यानी पॉइंट के बाद 9 संख्या आ रहा है, तो हम उसे
10 कर देंगे, ठीक है। अप्रॉक्स में हम 10 कर देंगे, यानी कोई भी संख्या मान लो 5 संख्या है, ठीक है। मान लो ये 5.5 है, तो अप्रॉक्स में क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 5 होना चाहिए, 5 कम से कम संख्या होना चाहिए। अगर 5 के नीचे आ गया 4 तो फिर 5 ही लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 10 लिख ले अप्रॉक्स में। उसके बाद इंटू 7.7 है, यानी 7 पॉइंट के बाद 7 यानी 5 से ज़्यादा है, तो हम इसे अप्रॉक्स में 8 लिखेंगे। अब देखो यहाँ से इसको करते हैं, यहाँ गुना है, सबसे पहले 68 लिख लेते हैं माइनस 140, ठीक है। उसके बाद प्लस 8 10 है 80, इन दोनों को गुना करेंगे, 80 हो गया। अब 80 प्लस है और 68, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना होगा, 8 और 814, ठीक है, यानी 148 और माइनस 140 घटा करेंगे तो 8 आएगा, जो कि फाइनल आंसर है, जो कि प्लस ऑप्शन 4 में दिया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न में देखो क्या कहा गया है, देखो 4.32 है इंटू फिर 4.32 है, तो 4.32 कितना बार है, 2 बार में है, तो इसको हम कह सकते हैं, मान लेते 4.3 को ए, ठीक है, ए फिर ए क्या इंटू फिर 4.3 है तो फिर ए, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस है 2.64 फिर इंटू 2.64, यानी 2.64 को बी मान सकते हैं, 2 बार है इसलिए 2 बार लिखते हैं बी, तो ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, ठीक है। और देखो बीच में माइनस है, तो इसको एक फॉर्मेट में आ जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट, तो इसे बराबर क्या होता है, एक प्लस होता है ए प्लस बी और एक होता है ए माइनस बी, ठीक है, ये होता है। तो एक बार हम जोड़ेंगे और एक बार घटा करेंगे, ठीक है। तो 4.3 ठीक है, 4.32 और एक बार 2.64 इन दोनों को एक बार जोड़ेंगे, तो 4 2 6 6 3 9, ठीक है, 9 होगा, और 4 2 6 यानी 6.96 आया। और एक बार हम इसको घटा करेंगे, ठीक है, एक बार इसको हम घटा करेंगे 4.3 में, ठीक है, 4.32 में 2.64 घटा करेंगे तो कितना होगा, 12 में 4 जाने से 8, ठीक है, पॉइंट, और ये बचा 6 में 6 जाने से, ये बचा 12 में 6 जाने से 6, ठीक है, 12 में 6 जाने से 6 बचेगा, और ये 8 है, ठीक है, 12 में 6 जाने से 6, ये 3 में 2 जाने से 1, यानी 1.68 बचा, ठीक है, 1.68, तो ऊपर में लिख सकते हैं 1.16 देखो इसको मिटा देते हैं, एक कितना आया 6.96 और एक 1.68, ठीक है, इसको एक मिटा देते हैं, 6.96 आया जोड़ के, ठीक है, 6.96 याद रखना 6.96, तो हम लिखेंगे 6.96 और एक बार घटा करके कितना आया, रुको इसको थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, 6.96 फिर एक बार घटा करके कितना आया, एक बार घटा करके आया 1.68, घटा करके कितना आया 1 पॉइंट इंटू कर दिए इंटू 1.96, ठीक है, क्योंकि ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मेट में है, उसको घटा कर दिए, एक बार दोनों को जोड़ दिए और एक बार दोनों को घटा कर दिए, बट्टे में नीचे में प्रश्न में कितना दिया हुआ है, देखो नीचे में 1.68 दिया हुआ है, ठीक है, ये वाला 1.68, तो नीचे में 1.68 लिख देंगे, 1.68। अब देखो 1.68 ऊपर में घटा करके 1.68 आया था, 1.68 आया था, उसके बाद नीचे में कितना है 1.68,
अब देखो 1.68 1.68 कट गया तो बचा कितना 6.96। तो यही फाइनली आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन 1 में दिया गया है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, यदि किसी धनराशि पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 1,000 रुपया है तो ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि के आधार पर करने पर समान राशि पर समान दर से समान अवधि का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। देखो ब्याज दिया हुआ है साधारण ब्याज 2 वर्ष का। 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है 1,000 है। अगर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 1,000 है तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। अगर 2 वर्ष का 1,000 है तो 1 वर्ष का कितना होगा, उसका आधा होगा यानी 500 होगा। ठीक है, 500 होगा, 1 वर्ष का 500 होगा। ठीक है, 1 वर्ष का 500 होगा और दूसरे वर्ष का फिर 500 होगा। ठीक है, मान लेते हैं 1 वर्ष का 500, 1 वर्ष का 500। ठीक है, 500 फिर दूसरे वर्ष का 500 हो गया, दूसरे वर्ष का 500। ये पूरा क्या हुआ, ये पूरा जो साधारण ब्याज हुआ यानी सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, जबकि प्रश्न में कहा गया है कि गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करने पर समान राशि समान दर पर समान अवधि, मतलब समान राशि रहेगा, समान दर रहेगा, समान समय भी रहेगा तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो चक्रवृद्धि ब्याज में होता है क्या है कि ब्याज के ऊपर ब्याज लगाया जाता है। तो ब्याज कितना है 500 है प्रत्येक साल, तो इस पर भी ब्याज लगेगा चक्रवृद्धि ब्याज में। तो 500 का कितना दर है 8%, तो 8/100 करेंगे इसको तो ऊपर में कितना होगा 8 5 40, यानी 40 जो है चक्रवृद्धि ब्याज लगाया गया। अगर यहाँ 40 जोड़ देंगे 500 500 1,000 और 40 तीनों को जोड़ देंगे तो क्या होगा 1,040 रुपया, ये चक्रवृद्धि ब्याज है। तो फाइनली जो आंसर आएगा 1,040 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज, क्योंकि ऑप्शन 4 में दिया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न में कहा गया कि उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आधार 15 सेंटीमीटर और संगत ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना, ठीक है, ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई होता है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो आधार कितना है 15 है तो 15 लिख दिए, ऊंचाई कितना है 6 है तो 6 लिख दिए, बराबर कितना आएगा 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आंसर होगा जो कि ऑप्शन 4 में दिया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न में क्या है कि यदि चतुर्भुज ABCD में कोण ABCD के माप 2:3:5:6 के अनुपात में है तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या। ठीक है, चतुर्भुज क्या होगा पूछा है, सॉरी चतुर्भुज क्या होगा, समलंब होगा, वर्ग होगा, आखिर होगा कैसे। तो देखो यहाँ पर टोटल कितना है दिया है 6 5 3 2 है, 2 3 5 6, तो इन सभी को जोड़ेंगे तो तो कितना होगा 6 5 11 1 12 13 14 और 2 16, 16 होगा, टोटल 16 होगा। जबकि चतुर्भुज के सभी कोणों का योग कितना डिग्री होता है 360, इसको लिख सकते हैं 360, 360 के बराबर। ठीक है, तो अब 16 से कितना बार में कटेगा, देखो 16 को कितना बार से कटेगा, अगर 16 को 360 से हम डिवाइड दे देते हैं तो कट जाएगा लगभग 22.5 आएगा। ठीक है, यानी 22.5 आएगा, 22.5। यही 22.5 को हम 2 से अगर गुना करेंगे, ऊपर में 2 से गुना करेंगे तो आ जाएगा लगभग कितना होगा 2 5 10 का 0, हाथ में 1 2 दूनी 4 1 5। ठीक है, 2 दूनी 1 5 2 दूनी 4 यानी 45 आएगा। ठीक है, 45.0। 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 3 से अगर गुना करेंगे तो 3 से तो होगा 3 5 15 का 5, हाथ में 1, ये पॉइंट है। ठीक है, 3 दूनी 6 1 7 और 3 दूनी 6, यानी सब कोण अलग अलग आएगा। ठीक है, 5 से भी गुना करेंगे तो फिर अलग आएगा। तो समांतर चतुर्भुज का सभी कोण का माप जो है अलग अलग आएगा। ठीक है, तो ये समलंब चतुर्भुज होगा। कौन सा चतुर्भुज होगा, समलंब होगा।
सभी कोण अलग अलग होता है समलंब का। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है पाई बराबर 22/7 का प्रयोग करते हुए उस अर्धवृत्त का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका व्यास की लंबाई 21 सेंटीमीटर है। तो देखो पर किस तरह होता है अर्धवृत्त, ये मान लो ये इस तरह का अर्धवृत्त है। ठीक है, ठीक है, पूरा वृत्त इस तरह का होता है गोल, तो ये अर्धवृत्त है। तो अर्धवृत्त का परिधि कितना होता है, सबसे पहले अर्धवृत्त का परिमाप 2πr होता है। तो वो फुल वृत्त का परिमाप कितना होता है, परिधि 2πr, जबकि अर्धवृत्त का होता है सिर्फ πr। ठीक है, πr लिखेंगे और यहाँ से एक r, इस पॉइंट से लेकर एक r और इस पॉइंट से लेकर r। ठीक है, इधर से एक r इधर से एक r, तो क्या हो जाएगा 2r हो जाएगा, 2r हो जाएगा। तो r यहाँ पर हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, r कॉमन ले लिए तो पाई बचा प्लस यहाँ पर 2 बचा। ठीक, पाई प्लस 2 बचा। तो पाई का मान कितना होता है, देखो पाई का मान हो जाता है 22/7, 22/7 और ये +2। इन सभी को अगर एलसीएम करेंगे तो हो जाएगा इधर 14 और इधर 22, जोड़ देंगे तो 4 2 6 2 और 1 3, यानी 36/7। ठीक है, जो फाइनली आएगा 36/7 आया। ठीक है, और इंटू ये 8 है तो इसको r है, तो r के बदले क्या लिखेंगे, देखो व्यास दिया हुआ है 21, तो r का मान कितना होता है, r का मान होता है व्यास का आधा। ठीक है, तो 21 है तो 21 ले लिए, इसका आधा यानी 2 से डिवाइड। देखो 7 से कटेगा, 7 तिया 21 कट गया, ये 2 से कटेगा, 18 दूनी 36, ऊपर में बचा 18 और इंटू 3, 18 इंटू 3 को गुना करेंगे तो आ जाएगा 54, क्योंकि ऑप्शन 2 में दिया गया है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है सरल कीजिए, कहा गया है 423 इंटू 423, यानी 423 को हम ए मान सकते हैं। ठीक है, 423 को ए मान लिए, 423 को क्या मानेंगे, ए मान लिए। ठीक है, उसके बाद फिर वो 423 है तो इंटू इसको भी 400 ए मान लेते हैं, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, फिर माइनस है। ठीक है, तो माइनस लगा दिए, फिर 325 है तो 325 को हम बी मान सकते हैं, तो बी मान लिए, फिर इंटू 325 है तो फिर इंटू 300 बी मान लिए। तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर हो जाएगा माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है ए प्लस बी और एक ए माइनस बी, यही होता है। ठीक है, ए प्लस बी ए माइनस बी, और नीचे में देखो 423 माइनस 325, यानी 423 क्या है, ए है, और 325 बी। तो देखो सबसे पहले ऊपर वाला ए प्लस बी और ए माइनस बी लिख सकते हैं, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, ए माइनस बी लिख लिए, और नीचे में 423 ए का ए है, ए माने थे तो ए लिखेंगे, माइनस ए माइनस 325 को बी माने थे तो हम बी लिखेंगे। ठीक है, तो देखो ए प्लस बी ए माइनस बी और ए माइनस बी कट गया, बचा क्या ऊपर में ए प्लस बी, यानी ए क्या है 423 और बी क्या है 325। तो 423 को 423 को हम और 325 को जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, 423 और प्लस 325, क्योंकि 423 ए माने थे और बी को माने थे 325, इन दोनों को जोड़ देंगे तो फाइनली क्या आ जाएगा 748। ठीक है, 748, जो कि ऑप्शन 4 में दिया गया है। ठीक है, इसको ठीक से लिख देते हैं, 748 आएगा, 748। ठीक है, जो कि ऑप्शन 4 में दिया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है कि 0.27 और 7 के ऊपर बार है। ठीक है,
को p बटे q रूप में व्यक्त कीजिए, जहाँ p और q पूर्णांक है और q इक्वल टू बराबर 0। ठीक है, नॉट इक्वल टू बराबर 0 है। देखो सबसे पहले क्या है, 0 है, पॉइंट है, उसके बाद 2, उसके बाद 7 है और 7 के ऊपर बार है। तो सबसे पहले इसको लिखेंगे 2 7। ठीक है, 7 के ऊपर बार है यानी एक संख्या के ऊपर बार है, तो नीचे पे 9 होगा। और किसके ऊपर बार नहीं है, ठीक है, तो वो एक 0 आ जाएगा। ठीक है, एक 0 होगा, और जिसके ऊपर बार वहाँ पर नहीं है तो -2 कर देंगे। ठीक है, तो 27 में अगर 2 चला जाएगा, 27 में अगर 2 चला जाएगा तो कितना बचेगा, बचेगा 25 और नीचे में 90। आपस में अगर काटेंगे तो देखो सबसे पहले 18 से कटता है, 18 5 5 25 और 18 5 90, यानी 5/18, यही आंसर होगा। ठीक है, 5/18, 5/18 होगा। ठीक है, 5/18 हो जाएगा। तो यही फाइनली आंसर होगा, जो कि ऑप्शन 3 में दिया गया है। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि 1500 व्यक्ति शनिवार को प्रदर्शनी देखने गए, जबकि 1680 लोग रविवार को प्रदर्शनी देखने गए। तो प्रदर्शनी में जाने वाले लोगों की संख्या में हुई प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। पहला कितना गया, 1500 गया। ठीक है, 1500 व्यक्ति गया। दूसरा शनिवार को, रविवार को कितना गया, 1600 गया, 1680 गया। ठीक है, देखो सबसे पहले एक 0 यहाँ से काट देते, इसको छोटा बना लेते, 0 कट गए। उसके बाद 3 से कटता है तो काट देते, तो इसे 3 5 15 और 3 5 15, एक बचा, 3 6 18, 56 हुआ। तो यानी पहला 50, दूसरा 56। तो दूसरा जब रविवार को गया तो ज़्यादा बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है देखेंगे, 6 बढ़ रहा है। इसको लिखेंगे 6। ठीक है, 6 इंटू 100 और बट्टे में 50, क्योंकि 50 से ही बढ़ रहा है। ठीक है, 50 दूनी 100 कट गया पूरा, ऊपर में बचा 6 इंटू 2 यानी 12। फाइनली जो आंसर आएगा 12 आएगा। ठीक है, ये ऑप्शन 4 में दिया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न में कहा गया है कि दी गई आकृति में रेखा, दी गई आकृति में रेखा के यानी कि समांतर है और 3 तिर्यक रेखा है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, हमें x का वैल्यू निकालना है, ये इसका। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 120 है, यहाँ पर जो है 120 है। अगर यहाँ 120 है ये वाला कोण, तो नीचे वाला कोण भी, ये कोण भी 120 होगा। ठीक है, क्योंकि ये रेखा जो है, मान लो एक रेखा है इस तरह है, अगर यहाँ का कोण 120 हो रहा है तो यहाँ का कोण भी 120 होगा। ठीक है, ये कोण का नियम है। सॉरी, ऊपर वाला कोण था, यहाँ का कोण अगर, ठीक है, यहाँ का कोण अगर 120 हो रहा है तो यहाँ का कोण भी 120 होगा। ठीक है, देखो सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ 120 डिग्री है, तो हमें इस x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो एक रेखा है, इस तरह तिर्यक रेखा है, इस कोण का मान 120 डिग्री है, 120 डिग्री है। अगर ये कोण 120 है तो ये नीचे वाला कोण भी 120 होगा, ये कोण का नियम होता है। ठीक है, तो बोल रहा है कि इस कोण का मान ज्ञात करें x का। तो देखो इस तरह का रेखा है, अगर इस तरह काटा हुआ है, अगर ये कोण 120 डिग्री है तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना होता है, 180 होता है। ठीक है, तो एक 120 डिग्री ये वाला है, यहाँ से यहाँ तक 120 है, तो बचा कितना इधर 100, टोटल 180 होता है। 180 में अगर देखो सबसे पहले ये कोण है। ठीक है, अगर ये वाला 120 है तो ये कितना होगा, ये तो टोटल, ये टोटल कितना होता है, 180 होता है। तो ये वाला 120 है, तो 180 में अगर 20 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 60। ठीक है, तो 60 डिग्री कौन आएगा, x का मान कितना आएगा, इस x का मान 60 डिग्री आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन 3 दिया गया है। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न में कहा गया कि 10 और 50 का तीर्थ अनुपाती ज्ञात कीजिए। तो
तो तीर्थ अनुपाती क्या होता है? तीर्थ अनुपाती होता है बी का स्क्वायर बटे ए। तो बी क्या है? 50 है और ए 10 है, ठीक है। तो बी का स्क्वायर यानी 50 का स्क्वायर, 50 इंटू 50 लिख सकते हैं इसको 2 बार, बटे ए ये यानी 10, 10 पंचे 50, ठीक है, 10 पंचे 50 कट गया। तो 50 इंटू 5 को गुना करेंगे तो कितना होगा? 5 पंचे 25 यानी 250। यही आंसर होगा जो कि ऑप्शन 3 में दिया गया है। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न में कहा गया है कि चंद्रशेखर ने 12 एक समान वस्तुओं को कुल 420 रुपये में बेचा, जिसने उसे 7 वस्तुओं की क्रयमूल्य के बराबर हानि हुई। तो एक वस्तु का क्रयमूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। एक वस्तु का क्रयमूल्य ज्ञात करने बोला गया है। तो देखो 12 एक समान वस्तु को 420 रुपये में बेचा, यानी 12 सामान को बेच रहा है, तो कितना वो 12 सामान खरीदा होगा तभी ना 12 सामान बेच रहा है। तो 12 सामान बेच रहा है तो सीपी देखो, सीपी 12 है, मान लेते हैं सीपी 12 सामान खरीदा तभी ना 12 सामान वो बेच रहा है, तो 12 सीपी हो गया। उसके बाद 7 रुपये हानि हो रहा है, ठीक है, 7 रुपये हानि हो रहा है। अगर 12 को सामान को बेच रहा है, खरीद के 12 में बेच रहा है, तो 7 का हानि हो रहा है, मतलब वो कितना में बेच रहा है? 12 में अगर 7 घटा कर देंगे, 12 में 7 घटा कर देंगे तो 5 आएगा, यानी 5 में वो बेच रहा है, तो एसपी क्या हो जाएगा? 5 रुपये हो जाएगा, ठीक है। 12 को सामान में 5 रुपये में बेच रहा है, तो यानी लॉस कितना हो रहा है? लॉस जो हो रहा है 7 रुपये का हो रहा है, ठीक है। तो प्रश्न में देखो कुल 420 रुपये में बेच रहा है, जबकि यहाँ पर 5 रुपये बेच रहा है, एसपी कितना है? 5 रुपये बेच रहा है, तो ये 5 किसके बराबर होगा? 420 के बराबर। कितना गुना ज़्यादा है? 420 5 से, तो 5 एक के 5, 5 अट्ठे 40 और 5 चार 20, यानी 84 गुना ज़्यादा है 5 से। तो बोला गया कि एक वस्तु का क्रयमूल्य निकालें, तो ये भी 12 भी 84 गुना हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, 84 गुना हो जाएगा। सॉरी, ये 84 गुना नहीं, तो एक वस्तु का बोला, ये तो 12 वस्तु का है, तो हमें एक वस्तु का निकालना है, तो एक वस्तु का कितना होगा? 84 होगा, ठीक है। अगर 12 का निकालते तो 12 वस्तु का हो जाता, ठीक है, तो एक वस्तु का 84 होगा, क्योंकि ऑप्शन 3 में दिया गया है, ठीक है, ऑप्शन 3 में दिया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ये बोर्ड मास से है, 12 प्लस 12 इंटू 12 माइनस 12, ठीक है। तो देखो सबसे पहले ये भागा है, तो ये 12 कट जाएगा, ठीक है, ये 12 कट जाएगा, तो बचा कितना? 12 प्लस 12 इंटू 12, ठीक है, और कट गया तो मतलब कुछ नहीं बचा, मतलब उसका मतलब 1 बचा है, ठीक है, 1। तो ये 12 12 कितना होता है? 144, तो 12 प्लस 144 और ये माइनस 1। तब देखो 144 और ये 12 कितना होगा? 40, 4 2 6 और 4 और 1 5, 156 होगा, ठीक है, 156, 40 10 50, 54 55 होगा, माइनस 1। अगर इसको घटा कर देंगे तो 155 होगा, 155। तो फाइनली मेरा आंसर क्या होगा? 155, जो कि ऑप्शन 4 में दिया गया है। आज का प्रश्न इतना ही था, ठीक है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, और ऐसे रोज वीडियो पाना है, ऐसे रोज़ वीडियो आपको पाना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ताकि आपको रोज़ वीडियो मिलते रहेंगे, और वीडियो लाएंगे तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जो आने वाले ग्रुप डी एग्जाम में अधिकतर पिछले वाले पेपर से ही प्रश्न दिए जाते हैं, ठीक है, सेट से ही अधिकतर प्रश्न आता है ग्रुप डी में। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद एवं जय हिंद।